जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे प्रियम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की प्रस्तावना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारत के संविधान की प्रस्तावना संविधान द्वारा सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण किया गया था। जब तो संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक उद्देशिका पेश की गई थी, जिसमें यह बताया गया था कि किस प्रकार का संविधान तैयार किया जाना चाहिए। इसी उद्देशिका से जुड़ा हुआ जो प्रस्ताव था, संविधान निर्माण के अंतिम चरण में प्रस्तावना के रूप में शामिल किया गया था। संविधान सभा ने इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया था। संविधान की प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से भी जाना जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा प्रस्तावना है, जो हमारा प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको एक आइडेंटिटी कार्ड, एक परिचय पत्र की तरह भी देखा जाता है, संविधान की परिचय पत्र की तरह भी देखा जाता है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत कुछ इंफॉर्मेशन इसमें मिलने वाला है आपको, और बहुत कुछ इसमें समझ में आएगा कि हमारा संविधान का क्या उद्देश्य है, क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ द जो संविधान है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको समझ में आएगा। क्या क्या उसको बनाने में क्या इरादा था हमारे जो है फ्रेमर्स का, और क्या इतिहास था उसके पीछे। बुनियादी उसमें मूल्यों का भी विवरण किया गया है, कोर वैल्यूज बताया गया है, प्रिंसिपल्स ऑफ द नेशन बताया गया है। एवरीथिंग हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, आप बने रहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे प्रियम्बल है, प्रियम्बल हमारे बताता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी को, ऑब्जेक्टिव को बताता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कोर जो जो मेंबर्स थे, जो फ्रेमर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थे, उनके इरादा को बताता है कि उनके इंटेंशंस क्या क्या थे। हिस्ट्री को बताता है यहाँ पे, क्या इसके पीछे की इतिहास है। कोर वैल्यूज की बात करता है और प्रिंसिपल्स की बात करता है, राष्ट्र के सिद्धांतों की बात करता है। आप यहाँ पे बात करें तो सोर्सेस क्या क्या हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तो वो भी बताता है प्रियम्बल। सोर्सेस हमारे हैं, जैसे सोर्सेस हो गए नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, कैसा है नेचर हमारे भारतीय राज्यों का, क्या है हमारे जो है उनके उद्देश्यों को बताता है यहाँ पे, और कब इसे बनाया गया था, कब इसको अडॉप्ट किया गया था, ये भी बताता है। अगर हम दोस्तों यहाँ पे बात करें तो जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स निकल के आता है सामने, और यहाँ पे आपको मैंने बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, जो कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन जनवरी 22 1947। ओके, तो ये इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था, और यहाँ पर निकल के आया था हमारा प्रियम्बल। ओके, आप देख सकते हैं जो कि एनफोर्सिबल नहीं है, किसी भी कोर्ट में एनफोर्सिबल नहीं है, बट प्रियम्बल क्या करता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव को बताता है, और ये एक ऐड मतलब एक हेल्प करता है इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल्स, आर्टिकल्स को इंटरप्रेट करने के लिए। जब कोई वहां पे अस्पष्टता समझ में आती है, कोई चीज ऐसा होता है जो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहां पे हमारा जो प्रियम्बल है वो हेल्प करता है दोस्तों। यहाँ पे अगर कंपोनेंट्स की बात करें, जो कि हमने पहले बताया, कंपोनेंट्स इसमें जो है हमारा पहला जो कंपोनेंट है, इट इज इंडिकेटेड बाय प्रियम्बल दैट सोर्स ऑफ द अथॉरिटी, जो भारत के लोग हैं, बेसिकली भारत के लोगों के साथ इसका जो संविधान के अधिकार हैं, उसका जो स्रोत है वो भारत के लोगों के साथ निहित है। ओके, पीपल ऑफ इंडिया। ओके, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रियम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ सोवरेन। प्रियम्बल क्या करता है, इंडिया को एक संप्रभु और एक समाजवादी, सोशलिस्ट, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लोकतांत्रिक गणराज्य बताता है। ओके, इस बात की घोषणा करता है कि भारत एक समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतंत्र राष्ट्र है। यहाँ पे हम आगे बात करें तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रियम्बल क्या है, सिक्योर जस्टिस। यह बताता है कि सबको न्याय मिलना चाहिए, सबको स्वतंत्रता, समानता को सुरक्षित करता है सबके लिए, और तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए भाईचारे का बढ़ावा देता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मेंटेन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, भाईचारे का बढ़ावा देता है। द डेट इज मेंशन्ड इन द प्रियम्बल व्हेन इट वाज अडॉप्टेड, जैसे कब अडॉप्ट किया गया था, ये 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया था, तो ये भी प्रियम्बल में मेंशन्ड है। ओके, की वर्ड्स इन द प्रियम्बल, प्रियम्बल में जो की वर्ड्स हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसकी भी बात की गई है यहाँ, जैसे बी द पीपल ऑफ इंडिया, इट इंडिकेट्स द अल्टीमेट सोवरेंटी ऑफ द पीपल। यहाँ पे बताया गया है कि भारत के लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता है,
एंड सोवरेनिटी मीन्स यहाँ पे द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, राज्य का स्वतंत्र अधिकार है। कोई भी राज्य ऐसा मीन्स हमारा जो भारत देश है उसको कोई एक्सटर्नल पावर या कोई अदर कंट्री कंट्रोल नहीं करता है। सोवरेन की बात की गई है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि इंडिया हैज इट्स ओन इंडिपेंडेंट अथॉरिटी, इंडिया के पास अपना खुद का कोई भी अथॉरिटी है एंड इट इज नॉट डोमिनियन, ये डोमिनियन नहीं है या कोई एक्सटर्नल पावर इसको कंट्रोल नहीं करता है। द लेजिस्लेचर हैज द पावर, लेजिस्लेचर के पास पावर है कि वो लॉज बना सकता है इंडिया के लोगों के लिए, इंडिया में रहने वाले लोगों के लिए, एंड आर सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिटेशंस, उसमें कुछ लिमिटेशंस भी लगाई गई हैं जो कि यहाँ पे बताया गया है। आगे हम बात करते हैं सोशलिस्ट। सोशलिस्ट एक जो टर्म मीन्स द अचीवमेंट ऑफ ए सोशलिस्ट एंड्स थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, हमारे देश में जो चुनाव होते हैं या जितने भी लीडर्स जो है आते हैं वो डेमोक्रेटिक लीडर होते हैं, बेसिकली प्रजातांत्रिक, या हम कह सकते हैं जो हमारे देश में लोग रह रहे हैं उनको इलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक सोशलिस्ट व्यवस्था की जो है व्यवस्था की गई है। इट होल्ड्स फेथ इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, ये मिक्स्ड इकोनॉमी और प्राइवेट सेक्टर और जो पब्लिक सेक्टर है वो एक साथ काम कर सकते हैं, साइड बाय साइड एक साथ मिलके काम कर सकते हैं, यहाँ उसका भी प्रावधान है। इसको ऐड किया गया था, इसको प्रियम्बल को इस चीज को, ये सोशलिस्ट और डेमोक्रेटिक को ऐड किया गया था प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट में, जो कि 1976 में हुआ था, जो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ प्रियम्बल था। तो हम आगे बात करेंगे कि प्रियम्बल के फर्स्ट अमेंडमेंट में और भी चीजें क्या क्या लाया गया। ओके, सेकुलर की बात करें तो टर्म मींस दैट ऑल रिलीजन, जितने भी रिलीजन हैं इंडिया में उनको एक इक्वल रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, उनको प्रोटेक्शन और सपोर्ट मिलना चाहिए स्टेट से, एंड इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द प्रियम्बल। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल जो अमेंडमेंट हुआ था, संवैधानिक संशोधन हुआ था, उसमें इसको यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया था। ओके, डेमोक्रेटिक की बात करें तो जो डेमोक्रेटिक टर्म है वो बताता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हैज एन एस्टेब्लिश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच गेट्स इट्स अथॉरिटी, जो लोगों के द्वारा इसकी अथॉरिटी जो है डिफाइन की जाती है। अगर हम बात करें कि डेमोक्रेटिक, तो डेमोक्रेटिक मतलब जैसे हमारे देश में क्या है, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था है, मीन्स जितने भी लोग हैं वो जो है हमारे इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और जो लीडर्स हैं उनको जो है इलेक्ट करते हैं। यहाँ रिपब्लिक की बात की गई है, रिपब्लिक मींस गणतंत्र, और यहाँ गणतंत्र की बात करें अगर तो द टर्म इंडिकेट्स दैट द हेड ऑफ द स्टेट, जो हेड ऑफ द स्टेट होगा वो इलेक्टेड बाय द पीपल होगा, लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। और हमारे देश में जो इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट है वो कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव की भी बात करता है कौन, प्रियम्बल। तो यहाँ पे देख सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम लॉ, प्रियम्बल बताता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम लॉ है। मीन सुप्रीम लॉ मतलब अगर पूरे देश में पूरे देश को चलाना है तो एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक संविधान होना चाहिए, तो वो सुप्रीमेसी का काम करता है, वो सुप्रीम लॉ है हमारे देश में जिसको सबको मानना पड़ता है। एंड इट हेल्प्स टू मेंटेन इंटीग्रिटी, ये हेल्प करता है हमारे देश के अखंडता को बनाए रखने के लिए सोसाइटी में, और यूनिटी प्रोवाइड करता है, प्रमोट करता है सिटीजन्स के बीच। और इससे क्या होता है, एक अच्छे राष्ट्र की एक अच्छे और विशाल राष्ट्र की जो है हमारे यहाँ निर्माण करने की व्यवस्था है। ओके, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव बताता है इज टू प्रमोट, क्या प्रमोट, हार्मनी, हार्मनी सद्भावना प्रमोट करे थ्रू आउट द नेशन, सभी लोगों के बीच, सभी जितने भी नागरिक हैं उनके बीच एक सद्भावना की भावना हो, इसको भी प्रमोट करता है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे हम बात करें अगर दोस्तों, तो यहाँ पे बात किया गया है द फैक्टर्स विच हेल्प इन अचीविंग दिस ऑब्जेक्टिव्स। अब ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए कौन कौन सी चीजें यहाँ पर और प्रोविजन में लाई गई हैं, ये भी हमारे प्रियम्बल में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन सी प्रोविजंस हैं, जैसे जस्टिस की बात की गई है यहाँ पे, इट इज नेसेसरी टू मेंटेन ऑर्डर इन द सोसाइटी, यहाँ पे बताया गया है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक ऑर्डर सोसाइटी होना चाहिए जहाँ पे सारी चीजें सुचारू रूप से चल सके और लोगों के बीच सद्भावना हो। तो उसके लिए हमारे यहाँ जस्टिस का प्रावधान लाया गया है, न्याय का प्रावधान लाया गया है, इस प्रॉमिस थ्रू वेरियस प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल राइट, जैसे फंडामेंटल का लोगों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उनके जीने के लिए अधिकार, उनको खाने पीने की अधिकार, उनकी बहुत सारी चीजों को, उनको एक्सप्रेशन ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन ऑफ बिलीफ, एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन, एवरीथिंग, सारी चीजों का अधिकार दिया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल
के थ्रू जो है एक जस्टिस को इंश्योर किया जा सके कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू इस सोसाइटी में, उसका भी प्रोविजन है यहाँ पे। इट कंप्राइजेस 3 एलिमेंट्स, जस्टिस को 3 चीजों से कंप्राइज किया गया है, बताया गया है, जैसे सोशल जस्टिस होना चाहिए, इकोनॉमिक जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए, मीन्स सामाजिक एक न्याय मिलना चाहिए लोगों को, इकोनॉमिक आर्थिक न्याय मिलना चाहिए, और पॉलिटिकल मतलब राजनीतिक न्याय, मीन्स पॉलिटिक्स में भी पार्टिसिपेट करने का पूरा उनको राइट मिलना चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, सोशल जस्टिस की बात करें तो सोशल जस्टिस मीन्स दैट द कॉन्स्टिट्यूशन वांट्स टू क्रिएट अ सोसाइटी, कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है कि एक ऐसा सोसाइटी हमारे यहाँ डेवलप हो जिसमें कोई भी भेदभाव ना हो किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कास्ट हो, क्रीड हो, या कोई जेंडर हो, रिलीजन हो, किसी के बेसिस पे किसी के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितने भी नागरिक हैं सभी को एक समान अधिकार मिलना चाहिए, वहां पे सोशल जस्टिस मिलना चाहिए। इकोनॉमिक जस्टिस की बात किया गया है यहाँ पे, तो इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी लोगों के बीच, किसी भी नागरिक के बीच, चाहे वो वेल्थ से रिलेटेड हो, इनकम से रिलेटेड हो, या इकोनॉमिक स्टेटस से रिलेटेड हो। जितने भी लोग हैं, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी मेल या फीमेल, सबको इक्वल पेड होना चाहिए। सबको अगर एक तरह का काम वो कर रहे हैं तो उसके तरह एक समान उनको पेमेंट दिया जाना चाहिए, एक ही पोजीशन के लिए एक समान पेमेंट होना चाहिए, एंड सबको एक अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए टू अर्न देयर लाइवलीहुड और लिविंग, उनको जीने का अधिकार मिलना चाहिए। वो अपनी जो है कहीं भी जॉब कर सकें, कहीं भी कुछ काम करके अपने अर्निंग्स की एक स्रोत बना सकें, इसका अधिकार होना चाहिए। पॉलिटिकल जस्टिस की बात की गई है दोस्तों, यहाँ पॉलिटिकल जस्टिस मीन्स ऑल द पीपल हैव एन इक्वल एंड फ्री एंड फेयर राइट, सबके पास इक्वल, फ्री और फेयर राइट होना चाहिए विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी को कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए इसमें, टू पार्टिसिपेट इन पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज, चाहे वो पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज में इलेक्शन की बात हो, इलेक्शन में कंटेस्ट करने की बात हो, या वोटिंग की बात हो, सबको एक इक्वल अधिकार मिलना चाहिए। यहाँ पे इसका भी पॉलिटिकल जस्टिस का भी प्रावधान लाया गया है दोस्तों। अब आगे हम बात करते हैं इक्वलिटी की, तो यहाँ पे जो इक्वलिटी टर्म है उसका मतलब है कि कोई भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, किसी भी सेक्शन को जो है एनी स्पेशल प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, एंड ऑल पीपल हैव बीन गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए फॉर एवरीथिंग, सभी चीजों के लिए, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, सबके लिए, सबके लिए जो हमारा न्याय व्यवस्था है, हमारा जो लॉ है, जो है वो सबके लिए समान है और सब उसके सामने इक्वल हैं। तो ऐसी प्रोविजन यहाँ पर बताई गई है। लिबर्टी की भी बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे लिबर्टी की बात की गई है। लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, उनको कैसा लाइफ जीना है उसका भी एक फ्रीडम होना चाहिए। है पॉलिटिकल व्यूज, उनका कैसा पॉलिटिकल व्यूज होना चाहिए, या किस पॉलिटिक्स को लेके वो कैसा सोचते हैं, इसका भी उनको एक राइट होना चाहिए, एक लिबर्टी मिलना चाहिए, फ्रीडम मिलना चाहिए, और उनका एक बिहेवियर कि सोसाइटी में वो कैसे बिहेव करते हैं। बट उसमें कुछ लिमिटेशंस की भी बात की गई है कि सब लोगों के लिए फ्रीडम तो दिया गया है, लेकिन फ्रीडम टू डू एनीथिंग ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी गाली दे सकते हैं या किसी को भी कुछ कर सकते हैं, किसी के अगेंस्ट कुछ कर सकते हैं, जो कि हमारे रूल को डिफाइन नहीं करता है, जो कि हमारे आरपीसी या सीआरपीसी में नहीं है, तो वो चीजें उनके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। तो यहाँ पे लिमिटेशंस भी सेट किया गया है। फ्रेटर्निटी की भी बात की गई है, तो फ्रेटर्निटी मीन्स यहाँ पे ब्रदरहुड की भावना, मीन्स यहाँ पे मीन्स अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, लोगों के बीच एक भाईचारे की भावना आए और एक इमोशनल अटैचमेंट हो देश को लेके और देश के लोगों को लेके, एक इमोशनल अटैचमेंट होना चाहिए। उससे क्या होगा, डिग्निटी और यूनिटी, एक अच्छा यूनिटी, पूरे देश में एकता की भावना आएगी और सब लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे, देश की रिस्पेक्ट करेंगे। इसकी भी प्रोविजन यहाँ पे मेंशन्ड है। ये हमारा प्रियम्बल बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब चीजें मेंशन्ड है। आगे हम बात करें कि इंपॉर्टेंस क्या है ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स का इंपॉर्टेंस ये है कि दोस्तों इट प्रोवाइड्स अ वे ऑफ लाइफ, लोगों को जीने का एक तरीका बताता है, एंड इट इंक्लूड्स फ्रेटर्निटी, इसमें इंक्लूडेड है, लिबर्टी इंक्लूडेड है, इक्वलिटी इंक्लूडेड है, एज अ नोशन ऑफ हैप्पी लाइफ। बताया गया है कि लोगों के पास अगर फ्रेटर्निटी हो, लिबर्टी हो और इक्वलिटी हो तो वो एक अच्छे लाइफ, एक सुखमय जीवन जीने के लिए उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और ये तीनों चीजों को एक साथ या एक दूसरे से अलग नहीं देखा जा सकता है, एक साथ ही इनको देना पड़ेगा। जैसे लिबर्टी कैनॉट बी डाइवोर्स्ड, लिबर्टी को
हटाया नहीं जा सकता है, अलग नहीं किया जा सकता है इक्वलिटी से, और इक्वलिटी को अलग नहीं किया जा सकता है लिबर्टी से। वैसे ही लिबर्टी और इक्वलिटी को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है या फ्रेटर्निटी से अलग नहीं किया जा सकता है। अगर विदाउट इक्वलिटी देखें, विदाउट, तो लिबर्टी जो होगा वो सुप्रीमेसी दिखाएगा, फ्यू ओवर द मेनी, कुछ लोगों की सुप्रीमेसी वहां पे निकल के आएगी अगर सिर्फ इक्वलिटी दे दिया जाए। अगर इक्वलिटी विदाउट लिबर्टी दिया जाए तो वो क्या करेगा, इंडिविजुअल के इनिशिएटिव को किल कर देगा यहाँ पे। और यहाँ पे बात किया गया है कि विदाउट फ्रेटर्निटी, अगर फ्रेटर्निटी ना दिया जाए, सिर्फ लिबर्टी दिया जाए, तो लिबर्टी क्या करेगा, एक सुप्रीमेसी यहाँ पे निकल के आएगी लोगों के बीच, जो कि कुछ लोग जो है डोमिनेंट होंगे ओवर मेनी, बहुत सारे लोगों पे। ओके, विदाउट फ्रेटर्निटी की बात की गई है, अगर फ्रेटर्निटी ना दिया जाए लोगों को, सिर्फ लिबर्टी एंड इक्वलिटी दिया जाए, तो वो क्या करेगा, बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। वहां पे जो है एक नेचुरल कोर्स ऑफ चीजों को हम अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो लिबर्टी, इक्वलिटी या फ्रेटर्निटी है, इन तीनों को एक साथ देने की बात की गई है ऑब्जेक्टिव में। ओके, स्टेटस ऑफ प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल को क्या स्टेटस दिया गया है, कौन कौन से केसेस हैं इससे रिलेटेड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे बेरूवारी केस, एलआईसी केस और हमारा केशवानंद भारती केस, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रियम्बल को पहले इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं माना गया दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो बेरूवारी केस था उसमें कोर्ट ने क्या बोला कि प्रियम्बल इज द की टू ओपन द माइंड ऑफ द मेकर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले थे उनके माइंड को ओपन करने के लिए ये प्रियम्बल का प्रोविजन लाया गया, बट इट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट इसको नहीं बताया गया और इट इज नॉट एनफोर्सिएबल, इसको एनफोर्सिएबल नहीं है किसी कोर्ट में। तो यहाँ पे इस चीज को बताया गया था जिसको लेके बहुत सारी चीजें निकल के आई थी दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं केशवानंद भारती के केस में, जब सेकंड केस आया केशवानंद भारती, जो जिसमें 13 जजों ने ये बताया कि जब ये केस सुनाया गया तो बताया गया कि प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब इसको कंसीडर किया जाएगा पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, आप देख सकते हैं एक यूनियन गवर्नमेंट वर्सेस एलआईसी ऑफ इंडिया का केस आया था जिसमें बताया गया कि इंटीग्रल पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि इंडियन जो हमारा प्रियम्बल है वो इंटीग्रल, अभिन्न अंग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अभिन्न अंग को जो है बताया गया कि जो हमारा प्रियम्बल है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिना प्रियम्बल के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अधूरा होता है। ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं अमेंडमेंट जो किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे प्रियम्बल में, तो आप देख सकते हैं जो 42nd अमेंडमेंट था, 42वां अमेंडमेंट एक्ट जो था, संशोधन किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें प्रियम्बल 90 प्रियम्बल को ऐड किया गया था, प्रियम्बल को अमेंड किया गया था बेसिकली 1976 में। उसमें क्या हुआ था, केशवानंद भारती केस में ही इसको एडिट किया गया था और बताया गया था कि जो हमारा प्रियम्बल है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक अभिन्न अंग है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम कभी भी इसको अमेंड नहीं कर सकते हैं, ऐसा प्रोविजन बताया गया है आर्टिकल 368 में। ओके, आगे हम बात करें तो जो सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटेग्रिटी जो तीनों शब्द हैं इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। आप देख सकते हैं सोशलिस्ट और सेकुलर को ऐड किया गया था, किसके बीच, सोवरेन एंड डेमोक्रेटिक के बीच, और यूनिटी ऑफ द नेशन को चेंज करके लाया गया था यहाँ पे यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ये सारी चीजें हैं दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो जानना चाहिए आपको। तो आर्टिकल जो 394 था ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताता है कि जो आर्टिकल 5 है, 6 है, 7, 8, 9, 60, 324, 367, 379 एंड 394 केम इनटू फोर्स सिंस द एडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तभी ये फोर्स में आ गया था। मींस इसका जो एग्जिस्टेंस था, उसका जो फोर्सिबिलिटी थी वो स्टार्ट हो गई थी। बट अगर हम बात करें कि अदर प्रोविजंस की, तो वो 26 नवंबर 1950 को लाया गया था। आप देख सकते हैं 26 जनवरी 1950 को लाया गया था। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी इन आवर प्रियम्बल, इसको कहां से लाया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ओके, फ्रेंच मोटो से लाया गया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो आपको जानना चाहिए दोस्तों। ये था सारा प्रियम्बल को लेके, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो भी बच्चे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, क्योंकि वो कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसमें पॉलिटी जो
सब्जेक्ट है उसमें से प्रियम्बल में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो यहाँ पे सारी चीज़ों को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ये शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के बीच ताकि उनको भी पता चल पाए प्रियम्बल के बारे में और भी डिटेल्स उनको पता लग पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।